औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकंड ईयर बुक है एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर चार्ल्स डार्विन की, कि चार्ल्स डार्विन ने किस तरह से एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई और उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी चार्ल्स डार्विन कौन था। चार्ल्स डार्विन जो है वो एक नेचुरलिस्ट था, इंग्लैंड के रहने वाला था और उसने एक सफ़र जो है वो स्टार्ट किया अपना यूरोप से साउथ अमेरिका की तरफ एक बहरी जहाज़ पे जिसे HMS बीगल कहते हैं, ठीक है जी। उस जहाज़ पे इसने कुछ फ़ौजियों के साथ अपना सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन काफ़ी सालों का ये सफ़र था और ये यूरोप इंग्लैंड से निकला और निकलता हुआ ये अफ्रीका भी गया, ये एशिया के भी कुछ कंट्रीज़ को टच करके आया और फिर उसके बाद ये साउथ अमेरिका गया और साउथ अमेरिका से फिर वापस ये इंग्लैंड आया। तो यानी कि ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में गया और वहाँ से इसने बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फाना के स्पेसिमन कलेक्ट किए। इसने वहाँ से बहुत से जानदारों के फॉसिल्स, बहुत से जानदारों को एग्ज़ामिन किया, प्लांट्स को एग्ज़ामिन किया, देखा और ये चेक करने की कोशिश की कि ये वाले जानदार यूरोप से कैसे डिफरेंट है, एक इलाके के जानदार दूसरे इलाके से कैसे डिफरेंट है, वो उनके अंदर जो फ़र्क थे उनको भी वो देखता गया। साथ में उसने अपने सफ़र के दौरान उसने चार्ल्स लायल की, ठीक है, उसके बाद जो था वो क्वियर था, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया, जो आपके चैप्टर के अंदर पहले पेज पे जिन साइंटिस्ट का जिक्र है उन तमाम का काम भी इसने साथ ले लिया था। उनकी बुक्स ले ली, उनको भी रीड करता गया और कोशिश करता गया, इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता रहा कि ये जो मुख्तलिफ इक़साम के जानदार हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा जो इस सवाल के हवाले से जो डाटा मिला वो इसे मिला गैलापागोस आइलैंड से। गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका के अंदर ये एक रीजन है जहाँ पे ये 13 से 14 आइलैंड्स हैं, डिफरेंट आइलैंड्स हैं। इसने वहाँ पे 13 टाइप्स की फिंचिस देखी। फिंचिस चिड़िया की तरह का एक परिंदा होता है जो उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। तो इसने वहाँ पे ये देखा कि जो कुछ फिंचीज़ ऐसी हैं उनकी जो चोंच है वो जो पॉइंटेड है, कुछ की ऐसे होल्डिंग टाइप जैसे कोई दो इस तरह जैसे मेरी उंगलियां हैं इस तरह की हैं, कुछ की जो है बहुत लंबी है, तो कुछ की आगे बहुत सख्त है। तो उसने कहा भी सारी फिंचेस सेम है लेकिन थोड़ा सा इनमें चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट बन रही हैं। ये चेंज क्यों आया? जब उसने वहाँ पे कुछ ऐसा देखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि जिन इलाकों की फिंचेस की पॉइंटेड है, उनकी चोंच या बीक उनकी पॉइंटेड है, तो वहाँ की जो फिंचेस थी वो नट्स को अपनी फूड के फोर्स के तौर पे यूज़ करते थे और जहाँ पे वो लंबी चोंच थी वो वहाँ पे फूलों के नेक्टर को एज ए फूड सोर्स यूज़ करती थी और जहाँ पे इस तरह की होल्डिंग थी वहाँ पे वो इंसेक्ट्स को एज ए फूड सोर्स यूज़ करते थी। तो डार्विन ने अंदाज़ा लगाया कि इनके अंदर तब्दीली इनके इन्वायरमेंट की वजह से आई है, यानी कि जिस इलाके में खुराक जिस तरह की खुराक थी उस हिसाब से फिंचीज़ ने अपने अंदर तब्दीली ला के तो वो उस तरह की बन गई। उसने कहा पहले ये सारी सेम थी, उसको लगा कि पहले ये सारी सेम थी, बाद में माहौल चेंज हुआ तो उन्होंने अपने अंदर तब्दीलियाँ ला ली और वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ बन गई। इस तरह सिर्फ इसने फिंचेस को नहीं देखा, इसने टर्टल्स को देखा, इसने हेयर्स को देखा, इसने बहुत से जानदारों के, इसके अलावा इसने फॉसिल्स देखे और एट द एंड इसने यही नतीजा निकाला कि जानदारों का जब माहौल तब्दील होता है तो जानदारों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। वो उन तब्दीलियों के नतीजे में अपनी पहली फॉर्म से थोड़ा सा हट के नई फॉर्म में आ जाते हैं और वो एक नई किस्म का जानदार बन जाते हैं। और इस तरह से इसने एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई और इसने ये अपना सारा काम, सारे स्पेसिमन, सारे सबूत जो है कलेक्ट करके जो है साउथ अमेरिका से वापस इंग्लैंड की तरफ लौटा, ठीक है जी। और इसने फिर अपनी एक बुक लिखी, उसमें उसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीशी, कि एक नई किस्म का जानदार जिसे हम स्पीशी कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर, वो कैसे बनता है। इसके साथ ही इसी दौरान
वेलस नामी एक बंदा था, उसने भी कुछ इसी तरह का काम किया, लेकिन इसका काम डिटेल था, इसलिए वेलस ने अपना सारा काम इसको सेंड किया। तो इसने उसका काम और अपना काम देख के फिर एक थ्योरी बनाई, जो थ्योरी इस बात का जवाब देती है कि मुख्तलिफ इकसाम के जानदार जो हैं वो कहाँ से आए, और उस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है जी। तो इसके काम के दो मेन पॉइंट थे। एक जो पॉइंट था, पहला पॉइंट था वो क्या था जी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट कहते हैं औलाद को, मॉडिफिकेशन यानी जो औलाद है उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो ना असल में जो डार्विन था, डार्विन उन साइंटिस्ट में था जो बिलीव करता था परसीव्ड यूनिटी, कि लाइफ कम्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, कि जो ज़िंदगी है वो एक ही जानदार से बनी है, और यूनिटी की बात करता था कि सारे जानदार एक ही जानदार से बने हैं, उसके अंदर तब्दीलियां आती गई और नया जानदार बना। यानी इसका कंसेप्ट ये था कि बैक्टीरिया पहला जानदार है, बैक्टीरिया के अंदर तब्दीलियां आई तो यूकैरियोटिक सेल बना, यूकैरियोटिक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, सिंपल, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और फिर ये कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी। तो इसका मानना ये था कि एक सिंगल जानदार था, उससे ही पूरी लाइफ चली है। ये लाइफ को एग्जाम्पल के तौर पे लेता था कि अगर आप लाइफ को समझना चाहते हैं, इस पॉइंट को समझना चाहते हैं, परसीव्ड यूनिटी को, तो इसने कहा कि एक ट्री ड्रा करें। तो लाइफ इज अ, जो लाइफ की एवोल्यूशन है वो ट्री लाइक है। वो कहता है जी कि ट्री जैसे एक जड़ से निकलता है, जड़ जो होती है उसकी, वो इसकी बेस होती है। तो वो कहता है कि इसी तरह लाइफ की बेस क्या है, बैक्टीरिया है। फिर वो कहता है कि हर ये क्या है जी, ब्रांचेस हैं, ठीक है जी, यानी ट्विग्स और ये फोर्क्स, ठीक है। तो वो कहता है हर ब्रांच जो है वो एक कॉमन इंसेस्टर का काम करती है, यानी कि ठीक है, और इससे निकलने वाली जो ट्विग्स हैं वो उनके डीसेंट का काम करती है। वो उनके क्या काम करती है जी, डीसेंट यानी औलाद का काम करती है जी। यानी कि ये फोर्क है, फोर्क से जैसे ये शाख है, यानी कि ये शाख है, इस छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे वो कहता है एक जानदार होता है, उस जानदार के अंदर तब्दीलियाँ आने से एक नई किस्म का, फिर उससे आगे नई किस्म का, उससे आगे नई किस्म का। तो वो कहता है जैसे दरख्त नहीं ग्रो करता, बिल्कुल इसी तरह से लाइफ भी इसी तरह से ग्रो कर रही है और डिफरेंट इकसाम के जानदार बन रहे हैं। तो ये उसका पॉइंट क्या कहलाता था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जानदार एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, उसमें तब्दीलियाँ आती जाती हैं, फिर आगे उससे आगे उससे आगे, जैसे एक दरख्त के अंदर शाखें निकलती हैं, शाख से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इस तरह से। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट ये था, वो था कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, कि यानी कि एक किस्म के जानदार से दूसरी किस्म का जानदार बनता कैसे है। अब ये सवाल था। तो इसके इसने 3 पॉइंट्स हैं आपकी बुक के अंदर। पहला पॉइंट जो है वो क्या है जी, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट जो है वो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल हो जाता है जी। तो तीसरा पॉइंट क्या है जी, वो मोर रिप्रोडक्शन हो जाती है जी। मैं इस बात को बताता हूँ। तो इसने कहा कि पहले पॉइंट के हवाले से मैं बताता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन होती है। क्या होती है जी, ओवर पॉपुलेशन, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जब एक हद से ज़्यादा जानदारों की तादाद बढ़ती है तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। यानी रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं जी, लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं जी, लिमिटेड हो जाते हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने से क्या होता है जी, कंपटीशन आ जाता है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि जानदार ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, तो उनके अंदर कंपटीशन आ जाएगा, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। और जब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल स्टार्ट होती है तो फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा।
और वो कैसे सरवाइव करेगा? बाय वेरिएशंस। तो वो अपने अंदर वेरिएशंस लाएगा। जैसे फिंचेस की बात की कि वहाँ पे खुराक की चेंज आई, तो उन्हीं फिंचेस ने सरवाइव करना था जिन्होंने वहाँ के इलाके के हिसाब से जो चीज़ अवेलेबल थी उसी पे गुजारा करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उस चीज़ पे गुजारा करने के लिए उन्हें अपनी बॉडी में चेंजेस लाना पड़ी, अपनी बीक में चेंजेस लाना पड़ी। ये होती हैं वेरिएशंस। तो फिटेस्ट सरवाइव करेगा। और फिट कौन होगा? जो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाएगा, जो हालात के मुताबिक ढल जाएगा, नेचर के मुताबिक ढल जाएगा, ये नेचर सेलेक्ट कर लेगी उसे, जिसकी वजह से इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, और वो वेरिएशंस, ठीक है जी। और ये वेरिएशंस फिर वो अगली नस्लों में पास आउट करेगा। वेरिएशंस पास इन नेक्स्ट जनरेशंस, इन नेक्स्ट जनरेशन। और क्योंकि वो फिट है, उन्हें खुराक के, वो अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर फिट हो चुके हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। और उस टाइप की जो जानदार होगा वो मोर रिप्रोड्यूस करेगा, और वेरिएशंस बड़ी फास्टली अगले जानदारों के अंदर जाएंगी। और एट द एंड वो जानदार जो पुराना जानदार था उससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट नज़र आएगा, और वो एक नई किस्म का जानदार बन जाएगा। और उस जानदार को हम क्या कहेंगे कि वो एक नई स्पीशी बन गई है, और इस अमल को हम क्या कहेंगे? स्पीशिएशन। तो इस तरह से जो जानदार हैं वो एक किस्म से दूसरी किस्म बनते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन होती है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो जानदारों के अंदर क्या आ जाती है? कंपटीशन आ जाता है। उस कंपटीशन के नतीजे में वो वाले जानदार सर्वाइव करते हैं जो फिट होते हैं, ठीक है। और फिट कौन सा होता है? जिसके अंदर नेचुरली वेरिएशंस आ जाती हैं, वो अपने अंदर तब्दीलियाँ ले आता है, उस माहौल के मुताबिक हो जाता है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। और फिर वो वेरिएशंस उसकी अगली नस्लों में ट्रांसफ़र होती जाती हैं, वो तब्दीलियाँ, जिसकी वजह से वो जानदार चेंज होता जाता है। और मैक्सिमम चेंज होके वो पुराने जानदार से, अपने इंसेस्टर से क्या बन जाता है? एक नई किस्म का बन जाता है जानदार, और वो एक नई स्पीशी बन जाती है। तो उसका आइडिया बेसिक यही था कि जानदार एक से दूसरे में चेंज होता है, दूसरे तीसरे में, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं और वो एक नई किस्म का जानदार बन जाता है। दिस इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन ऑफ चार्ल्स डार्विन। अब इसमें कितनी सच्चाई है और साइंस कितना इसको मानती है, तो आपके चैप्टर के अंदर इसके प्रूफ हैं, इसकी दलीलें हैं। नेक्स्ट हम वीडियोज़ के अंदर उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।